हम ये कार्यक्रम सिनेमाया इस कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, ये पूरी तरीके से हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ है, जिसको बॉलीवुड के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है, विच इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बॉलीवुड। बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो हिंदी भाषा में बनती हैं और इसलिए ये हिंदी भाषी सिनेमा है, जिसको भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य में शरण मिली शुरू से आज तक। तो हिंदी सिनेमा के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास दीवार से बेहतरीन और कोई फिल्म नहीं हो सकती। ये फिल्म बहुत सारे मायनों में एक पाथ ब्रेकिंग, एक वाटरशेड फिल्म है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि हम फिल्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सिनेमा की विधा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिल्म दर फिल्म और जैसे जैसे फिल्में रिलीज होती जाएंगी, हम उनका अनुसंधान करेंगे। फिल्मों का जब बॉक्स ऑफिस रिजल्ट निकल के आ जाएगा, उनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, सबका हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमको वो नॉलेज मिलेगी जिससे कि हम इस उद्योग को और आगे ले जा पाएंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे चारों तरफ कहानियां बिखरी हुई हैं, कहानियां ही कहानियां हैं। वाल्मीकि की रामायण से लेकर व्यास की महाभारत तक, पुराण, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, होली कुरान, वॉट एवर बुक्स यू टॉक अबाउट, गौतम बुद्ध की बात करो तो उनसे जुड़ी हुई सारी कहानियां, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे उन्होंने घर छोड़ा, ये सारी कहानियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, जिनको दास्तान कहा जाता है। दास्तान पर एक शेर याद आया, ये रोशनी के साथ क्यों उठा धुआं चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों उठा धुआं चिराग से, ये ख्वाब देखता हूँ मैं कि जग पड़ा हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कथा सरिस सागर एक अद्भुत ग्रंथ है भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, जिसमें एक कहानी शुरू होती है, उसमें से एक दूसरी कहानी निकल के आती है, दूसरे में से तीसरी निकल के आती है, चौथी निकल के आती है, और कहानियों में से कहानियां निकलती चली जाती हैं और हम भूल ही जाते हैं कि हम किस कहानी से शुरुआत हुई थी। तो उसी को दिमाग में रखते हुए शायर ने ये कहा कि रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। तो हम आते हैं दीवार की कहानी पर। हमने दीवार के स्ट्रक्चर को समझा कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। पहला एक्ट है सेटअप, उसके बाद है प्लॉट पॉइंट 1, उसके बाद में दूसरा एक्ट है कॉन्फ्रंटेशन, उसके बाद है प्लॉट पॉइंट 2 और उसके बाद है रेजोल्यूशन, विच एंड्स इन द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म, विच इज द लास्ट सीन ऑफ द पिक्चर। अब हम इसको सीन बाय सीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सबको एक अभ्यास हो जाए कि हमको फिल्म को अगर समझना है, किसी भी फिल्म को समझने का अगर हमको प्रयास करना है, तो उसके जो नैरेटिव स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो 166 मिनट की दीवार फिल्म की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है कि एक वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है पुलिस विभाग का, और पुलिस विभाग के एक पुलिस ऑफिसर रवि वर्मा को अब उनके शौर्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जब वो मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं कि इस पुरस्कार की जो सही अधिकारिणी है वो मेरी माँ है, और वो अपनी माँ को स्टेज पे बुलाते हैं और उनकी माँ वो पुरस्कार ग्रहण करती है अपने पुत्र के बिहाफ पे, क्योंकि पुत्र को जिन मूल्यों का अनुमोदन करने के लिए वो पुरस्कार मिल रहा है, उन मूल्यों को उस चरित्र के अंदर
रवि वर्मा नामक चरित्र के अंदर जो संस्कार भरे हैं वो इसी माँ ने भरे हैं। तो इस प्रकार से इस फिल्म की शुरुआत होती है और यहाँ पर दोनों जब पुरस्कार मिलता है तालियां बजती हैं और तालियों से हमारा डिजॉल्व लगता है, हम अतीत में जाते हैं और एक मिल मालिक के बाहर एक ट्रेड यूनियन लीडर और मजदूर मिलकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और यहाँ से वो तकरीर देता है और उसकी हम दिखाते हैं कि वो मजदूरों में बहुत लोकप्रिय है। वो फिर अपने घर आता है, यानी कि ये दो सीन हो गए। तीसरा सीन है अपने घर आता है जहाँ स्कूल से उसके बच्चे आते हैं। उसकी पत्नी बोलती है बच्चे दिन भर आपकी नकल करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का तो हीरो होता ही बाप है। बहुत ही नेचुरल सी बात है। फिर दोबारा से वो स्ट्राइक चालू होती है और वहां पे वो तकरीर देता है, उसका टेप रिकॉर्डर बजता है और मिल मालिक बोलता है कि ये इसका कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। बोलते हैं बहुत ईमानदार है, घूस नहीं लेगा, ये नहीं। कहता है हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है और उसके परिवार को वो किडनैप कर लेते हैं और उसकी तस्वीर दिखाते हैं जब उसको बुलाते हैं समझौते के लिए। और वहां पर वो जानकर कि मेरा परिवार हाईजैक हो गया है और ये कुछ भी कर सकता है, वो वो ट्रेड यूनियन लीडर सत्येन कपूर, जो कि पिता का रोल किया है शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, निरूपा रॉय के पति बने हैं, वो उनकी कमर टूट जाती है मैनेजमेंट के सामने और वो दस्तखत करके बाहर निकल के आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने आपको, मजदूरों को बोलते हैं मैंने आप लोगों को धोखा दे दिया। और मजदूर उनकी बहुत सारा क्रोध उन पे निकालते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बच्चे रिहा हो जाते हैं। और जब उनके लिए दवाइयाँ लेने के लिए उनकी पत्नी बाजार में जाती है तो लोग फप्तियाँ कसते हैं। तो ये एक सीन चल रहा है जो जारी है मार्केट में, आप समझने की कोशिश करो। ऐसे करके ये सीन्स चले जा रहे हैं और वहाँ पे वो वाला सीन आता है कि जब एक शराब पी के आदमी, ये बड़े वाला भाई जो है विजय, उसके हाथ पे टैटू करवा देता है मेरा बाप चोर है। और जब वो घर आता है अब उसके हाथ पे जिंदगी भर के लिए लिख दिया गया मेरा बाप चोर है। जब वो घर आता है तो उसकी माँ देख के उसके आंसू आ जाते हैं, वो कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे। और वहां से कट लगता है, ये लोग मुंबई आ जाते हैं सीन नंबर 11 में। और फिर सीन नंबर 20 में वो बोलता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। और सीन नंबर 21 में ये बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। इसमें एक और घटना घटती है कि जो छोटा वाला भाई है रवि, वो एक स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है और माँ और बड़ा भाई ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि स्कूल के सामने खड़ा हो रहा है। तो बोलते हैं कि भैया मैं तो इतना कमा नहीं पाती कि इसके स्कूल की फीस दे पाऊँ। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं भी काम करूंगा और वो जूता पॉलिश करने लग जाता है। इसी के बीच में वो मंदिर का प्रकरण होता है और सीन नंबर 21 में ये दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। एक भाई शशि कपूर बन जाता है, दूसरा अमिताभ बच्चन बन जाता है। और सीन नंबर 22 से डॉकयार्ड के अंदर हम देखते हैं कुली को। और ऐसे करके सीन नंबर 23 में नीटू सिंह का इंट्रोडक्शन होता है और गाना होता है सीन नंबर 27 में। और गाने के बाद में हम ड्रामेटिक उस पे आते हैं पिक्चर के 42nd मिनट पे। और यहाँ पर जो हमारा कुली है वो मना करता है कि मैं जो हूँ मैं भी हफ्ता नहीं दूंगा। उसकी एवज में उस पे जब आक्रमण किया जाता है वो आक्रमण का जवाब देता है, बात बहुत बढ़ जाती है और इसकी शिकायत ऊपर तक जाती है और इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जिस गोडाउन में वो सब बात कर रहे हैं वहीं पे वो बोलता है कि मैं यहीं हूँ और चाबी तुम्हारी हाथ से लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से ये जो पात्र है विजय, इसका वो ड्रामेटिक सीन होता है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। एंड नाउ ही इज पिक्ड अप बाय अ गैंग लीडर कॉल्ड डावर, जो एक गैंग लीड कर रहा है अगेंस्ट सावंत विच इज प्लेड बाय मदनपुरी। इन दोनों गैंग के बीच में राइवलरी चल रही है दैट प्रोवाइड्स द बैकड्रॉप फॉर द कॉन्फ्रंटेशन सेक्शन। उसके अंदर तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। पहले विजय जाके जाके सावंत को बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा कहाँ पे सोना आएगा। और जब वो उसको गोली मारना चाहता है तो वो बोलता है कि आपने कहानी सुनी होगी, एक मुर्गी थी सोने का अंडा देने वाली, रोज सोने का अंडा देती थी।
एक आदमी ने सोचा है कि मैं इसको हलाल कर दूं, कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से वो उसको बताता है, और ये कॉन्फ्रंटेशन का सेक्शन उसको वो बेवकूफ बना के गोल्ड ले आता है, उसका नंबर अपने गैंग में बढ़ने लग जाता है। सावंत इससे व्यथित होता है, वो प्लान करता है, ये प्लान करते हैं कि एक हमारा आदमी उसके गैंग में जाएगा। इनको पता लगता है उनके गैंग का कोई आदमी इनके यहाँ काम कर रहा था, इसलिए सूचना मिल रही थी। इस तरीके से वो बोलता है जाके कि क्या तेरे पास सबूत है? कहते नहीं, वो निकल के आएगा वहां से। तो जब वो निकल के आता है तो वाकई में निकल के आता है, होटल से उस पे गोली फायर होती है। लेकिन उसके साथ में एक उसको अनाम एक हीरोइन मिली थी। और ये जो इंट्रोडक्शन है परवीन भाभी का, जो कि नायिका है विजय के ऑपोजिट, अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, इनका इंट्रोडक्शन होता है 52वें सीन में। और यानी कि इतना लेट होता है इनका इंट्रोडक्शन, और पिक्चर के क्लाइमेक्स से 4 सीन पहले इनका मर्डर हो जाता है। ना इनके हिस्से में कोई गाना है, ना इनके हिस्से में ऐसे कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट्यूम है जो हीरोइंस मांगती हैं, लेकिन इनकी कास्टिंग इतनी अप्रोप्रिएट है कि अगर ये कास्टिंग में ये नहीं होती इनकी जगह, अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जाती उस टाइम पे कि हेलन जी को ये रोल दिया जाता, या बिंदु जी को, अरुणा रानी को, ऐसी किसी नायिका को जो खलनायिका का रोल कर रही होती है बजाय हीरोइन के, तो पिक्चर के अंदर वो इम्पैक्ट नहीं आता जो ये परवीन भाभी की कास्टिंग से आया इस पिक्चर के अंदर। सो शी इज रियली डिजर्व्स क्रेडिट फॉर प्लेइंग दिस रोल। और यहाँ से हम देखते हैं कि एक कहानी अनफोल्ड हुई है, और उसके साथ में एक करेक्टर की भी बुनियाद रखी गई है, विजय, जो जिसका बाप एक ईमानदार ट्रेड यूनियन लीडर होता है, लेकिन उसको धोखे से उसको समाज के सामने अपमानित कर दिया जाता है, और उसके हाथ पे लिख दिया जाता है मेरा बाप चोर है। और वो इस समाज से, इस सिस्टम से, जिसने उसको अपमानित किया, उसको पिता को अपमानित किया, जिसने इसकी माँ को भी अपमानित किया जब वो मजदूर का काम कर रही थी, उस अपमान का बदला लेने के लिए वो सिस्टम को तोड़ देना चाहता है। वो सिस्टम अगर ईमानदार का साथ नहीं देता तो वो उस ईमानदारी को छोड़ के बेईमानी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। ये एक क्रांतिकारी मोड़ है हिंदी सिनेमा के इतिहास में, क्योंकि आलम आरा से लेकर दीवार तक जितनी भी फिल्में, दीवार को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दीवार से पहले की जितनी भी फिल्में हैं, उनमें जो नायक की जो ड्रामेटिक नीड होती है, यानी कि नायक क्या हासिल करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, तो नायक की ड्रामेटिक नीड वाज टू विन द अफेक्शन ऑफ द हीरोइन। ये चाहे केएल सहगल हो, चाहे सोहराब मोदी हो, चाहे अशोक कुमार हो, चाहे मोतीलाल हो, चाहे दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, राज कपूर हो, धर्मेंद्र हो, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, जितने भी हीरो, राजेश खन्ना तक, अमिताभ बच्चन से पहले के जितने भी नायक हुए, सुपरस्टार्स हुए, इन सब की ड्रामेटिक नीड होती थी टू विन द अफेक्शन ऑफ द हीरोइन। लेकिन दीवार फिल्म के अंदर नायक की जो ड्रामेटिक नीड है, दैट इज नॉट टू विन द अफेक्शन ऑफ द हीरोइन। हीरोइन तो अपने आप ही उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, उसके करेक्टर के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। नायक का जो ड्रामेटिक नीड है, दैट इज टू अचीव जस्टिस। जो उसके पिता के साथ अन्याय हुआ, वो जो उसकी माता के साथ अन्याय हुआ, जो उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय का वो बदला लेना चाहता है। एक नए नायक का जन्म हुआ। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई, और 1975 ही में इमरजेंसी लागू हुई। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की, और उस इमरजेंसी और उससे 5 साल पहले बांग्लादेश की लड़ाई जीतने के कारण उनको दुर्गा का, रणचंडी का वो एक इमेज प्राप्त हुई थी। एमएफ हुसैन ने भी उनकी वो पेंटिंग बनाई थी। तो इंदिरा गांधी इमर्ज्ड in the social arena as the angry young woman of Indian politics, and Amitabh Bachchan emerged as the angry young man, Vijay. It is not a coincidence. The name of the character is Vijay in Diwar, in Zanjeer, in Trishul, in
इन अनदर फिल्म, जितनी भी इन्होंने ये चरित्र को लेके फिल्म बनाई है, वो सारी की सारी फिल्मों के अंदर ये पात्र का नाम विजय रखा गया। और विजय जो पात्र है, ये भारत के लैंडस्केप पर उभरा एक नया महानायक बनकर अमिताभ बच्चन के रूप में, जिसको की संज्ञा दी गई एंग्री यंग मैन। हु was this angry young man? What was the anger against? There was social unrest going on at that time in this society, in the political arena also. JP had launched Sampurn Kranti, which symbolized discontentment. Indira Gandhi herself was discontented with the policies of her father, and she was approaching politics in a different manner. In all this turbulence, another phenomenon was taking place in the society. The society since 1947 till 10 saal 57 67, when with the arrival of the 70s, a certain segment of the society became economically prosperous. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई समाज के अंदर। तो जो महात्मा गांधी की वैल्यूज थी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो चैलेंज हुई। और उनके साथ साथ जो उनकी ये वैल्यू थी, दैट यू कैन नॉट रीच द राइट एंड्स विदाउट परस्यूइंग द राइट मीन्स, इसको चैलेंज दिया गया। ये जो हमारा नायक है एंग्री यंग मैन, ये सोशल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए ये रिवेंज की थीम लेके चल रहा है, और उसको उसने सोशल जस्टिस का मेटाफर बना के रखा हुआ है। और ये थ्रू आउट 70s ये रूल करता है बॉलीवुड के लैंडस्केप को, और आज तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इसके लिए ये चर्चा बहुत ही अनिवार्य है, अवश्यंभावी है और होनी चाहिए, और एक एपिसोड में समाप्त भी नहीं हो सकती। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि 1975 में दीवार फिल्म के माध्यम से एक नए नायक की, एक नए नायक के चरित्र का निर्माण हुआ, जिसको कि एंटी हीरो भी कहा गया। और जो प्रॉपर हीरो है वो इस फिल्म का शशि कपूर है, और जो जिसके कि जीवन का लक्ष्य एक अच्छा मध्यम वर्गीय जीवन जीना है, पढ़ पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करना है। वो पढ़ लिख कर नायिका का प्रेम प्राप्त करता है, नौकरी प्राप्त करता है, और एक अच्छे बच्चे की तरह जिंदगी काटता है। लेकिन ये वाला जो हीरो है, ये इस फिल्म में विजय को ना हीरोइन मिलती है ना कुछ, और एंड में वो खुद भी जीवन भी नहीं उसको मिलता, उसको मृत्यु को अंगीकार करना पड़ता है। तो ना तो उसको हीरोइन मिलती, ना उसको जीवन प्राप्त होता, लेकिन फिर भी वो दर्शकों के हृदयों पर राज करता है, उनकी धड़कनों का वो किंग बनता है। ये पात्र, ये चरित्र अमिताभ बच्चन के रूप में, और ऐसा कोई दूसरा सुपरस्टार पहले कभी पैदा नहीं हुआ। ये जो घटना है, ये एक वाटरशेड घटना है भारतीय राजनीतिक इतिहास में भी। भारत के आधुनिक भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के जो आधुनिक भारत के इतिहास की भी एक 1975 एक वाटरशेड ईयर है। और दीवार का रिलीज होना और अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन के रूप में, विजय पात्र के रूप में स्थापित होना, ये तीनों के तीनों ये अभूतपूर्व घटनाएं हैं, वाटरशेड घटनाएं हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास की। हमें सदैव इसको याद रखना पड़ेगा। तो वर्तमान के लिए हम दीवार की चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन हमको नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए सलीम जावेद के साथ उनकी फिल्में जंजीर, शोले और त्रिशूल और शक्ति, इन सब फिल्मों की भी एनालिसिस पर जाना होगा, जो हम भविष्य में जाएंगे। लेकिन वर्तमान के लिए हमारे पास में काफी जानकारी आ गई है कि जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, हम उनकी इन मूल्यों के अनुसार समीक्षा कर सकें कि उनके स्क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर के हिसाब से और उन वैल्यूज के हिसाब से जो एक हिट पिक्चर के होने के लिए अनिवार्य होती हैं। तो हमने देखा किस प्रकार घटनाएं एक चरित्र का निर्माण करती हैं, कि जो घटनाएं घटी दीवार पिक्चर के अंदर, वो एक चरित्र विजय के निर्माण की वो सीढ़ियां बन गई, वो उसके मनस पटल में अंकित हो गई। मेरा बाप चोर है, और ये इस फिल्म का एक मोस्ट पॉइगनेंट मोमेंट है,
जब अमिताभ बच्चन अपने पिता की चिता को आग दे रहा होता है, अग्नि दे रहा होता है, तो उसके हाथ में जो 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 वो लकड़ी है जलती हुई, उसका हाथ पे लिखा हुआ है मेरा बाप चोर है, और जिस बाप के लिए लिखा है उसकी चिता को वो जला रहा है। तो बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारी अंतर्दृष्टियां हैं जो निकल के आ रही हैं इस समग्र घटना चक्र से, इस समस्त विश्लेषण से। तो इस पर आप भी मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, विचारिए और देखते रहिए सिनेमाया।